गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी कंटिन्यू करेंगे हम लोग केमिकल काइनेटिक। केमिकल काइनेटिक में ये 17 वीडियो है। आप प्लेलिस्ट में आपको जाना है, प्लेलिस्ट में आपको सर्च करना है। सर्च करिएगा तो ये 17 नंबर वीडियो जिसमें मेजर पार्ट केमिकल काइनेटिक का कंप्लीट है। रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर, मॉलिक्यूलिटी, ग्राफिकल फॉर्म, एनर्जी ग्राफ। नाउ रेट कांस्टेंट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन टेम्परेचर, वो मेजर पार्ट इंक्लूडिंग खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चन, सब कुछ कंप्लीट है। केमिकल काइनेटिक हम लोग पढ़ रहे थे, टॉपिक केमिकल काइनेटिक। यहां आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। कई पार्ट पहले भी पढ़ा हुआ आपका। नाउ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन 12th क्लास नीट के लिए आईटी मेन एडवांस और एनसीईआरटी के पेज नंबर 98, छोटा सा दिया हुआ, बहुत छोटा सा टर्म लिखा हुआ वहाँ पे। यह लेक्चर 4, जो हम लोग लेक्चर 4 का मीनिंग जो फैक्टर अफेक्टिंग द रेट एंड रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए छोटा सा पॉइंट, पहले सबसे पहले आपको ये दिखा देता हूँ आपको। नंबर 1 कि मान लीजिए आपका रिएक्शन है स्मॉल a इंटू ए प्लस स्मॉल b इंटू बी, और यहाँ पे मान लीजिए इधर बन गया प्रोडक्ट। ये है रिएक्शन। रेट इक्वेशन तो आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, रेट तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है ना, एक्सपेरिमेंटल टर्म है रेट के लिए, जिसके ऑर्डर आप पढ़े हुए। तो रेट ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली आप कैलकुलेट किया जाता है या लिखा जाता है आपको। तो अगर मैं मान लीजिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहा हूँ, वो के हो गया ए पे पावर यहाँ x, ये a अलग है, वो x अलग टर्म है। वो चीज़ें ऑर्डर में हम लोग पढ़े हुए हैं। और यहाँ b पे पावर यहाँ आप लिखेंगे y, ऐसे लिखना है, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो रेट है, ये रेट, द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, कैटलिस्ट, बहुत सारे टर्म पे डिपेंड करता है। बट ये रेट कांस्टेंट, ये के रेट कांस्टेंट डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर। ये तो आप यहां पे लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन क्या क्या टर्म पे डिपेंड करता है, वही चीज तो पढ़ना है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन वॉल्यूम, वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। प्रेशर, कंसंट्रेशन, rate of reaction depend on pressure, volume, concentration, temperature. Catalyst, reactant, nature of reactant, तो ये सारे टर्म के ऊपर डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत सारा सरफेस एरिया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जीरो ऑर्डर के लिए। यही पढ़ना था आपको कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द वॉल्यूम, वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, प्रेशर पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। ये पढ़ चुके हैं। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन टेम्परेचर, लास्ट क्लास आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। कैटलिस्ट में पढ़ाऊंगा प्रेशर, वॉल्यूम एंड कंसंट्रेशन, थोड़ा सा नेचर ऑफ रिएक्टेंट भी बता दूंगा। जबकि रेट कांस्टेंट जो है ये के है, के रेट कांस्टेंट, वो उसके बारे में भी आप लिखेंगे। देखिए के को आप बोलते हैं रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। इसके ऊपर 20 क्वेश्चन आ चुका है, मैं क्लास में पढ़ा चुका हूँ। लेक्चर 1, लेक्चर 2,
जो इससे पहले जो अभी लेक्चर 3 में ये आपने पढ़ा है, इससे पहले 2 लेक्चर है उसमें मैंने इसके बारे में बताया है। 20 क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में। द रेट कांस्टेंट डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर, ऑन टेम्परेचर। ये फिनिश हो चुका है, ये कंप्लीट हो चुका है। तो ये था लेक्चर 1। लेक्चर 2 जो इसमें 20 क्वेश्चन विथ ग्राफ, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, पूरा कंप्लीट आपका कैलकुलेशन, न्यूमेरिकल सब कुछ कर चुके हैं। ये लेक्चर 3 ये कंप्लीट हो गया है। अभी आज पढ़ना है प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन। नेक्स्ट क्लास कैटलिस्ट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पढ़ लेंगे। सो ये फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वॉल्यूम, प्रेशर, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट और बहुत सारा चीज़ें, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्ट, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। जबकि रेट कांस्टेंट जो टर्म है वो सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है। इसके लिए मैं 20 क्वेश्चन बना चुका हूँ, आईटी क्वेश्चन, मेडिकल क्वेश्चन, एम्स का क्वेश्चन सब कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। चलिए, सो हम लोग बात करेंगे अभी वॉल्यूम एंड प्रेशर। पहले वॉल्यूम प्रेशर क्लियर कर लेते हैं, एकदम आसान है, एकदम ईजी है, एंड देन हम लोग कंसंट्रेशन करेंगे। सेकेंड पॉइंट, so effect of volume and pressure on rate of reaction. नेक्स्ट पॉइंट, वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। एकदम इजी है, एकदम आसान है, क्वेश्चन आया भी हुआ है, आईटी मेन में भी क्वेश्चन है, पीएमटी में भी क्वेश्चन है। चलिए एक छोटा सा रिएक्शन देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, मान लीजिए कोई ऐसा लिखा हुआ है कि 2a और प्लस b और यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट लिखा हुआ है, ऐसे प्रोडक्ट है और रेट इक्वेशन देना पड़ेगा या कोई डाटा रहेगा। जो मेथड है आपको ऑर्डर निकालने के लिए कुछ न कुछ लिखा रहेगा। मान लीजिए गिवन है, रेट ऐसे लिखा हुआ, ये गिवन है, ये a स्क्वायर और b ऐसे गिवन, ये गिवन है आपका, ऐसे लिखा रहेगा। सो अब समझिए इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम या प्रेशर, बहुत ज़्यादा इजी। देखिए आप जानते हैं, पहले मैं इस ब्रैकेट के बारे में बताऊं। ये जो ब्रैकेट आप देख रहे हैं, ये ब्रैकेट आप ऐसे देखते हैं, ब्रैकेट, क्या आप जानते हैं ये ब्रैकेट को हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन को आप बोल सकते हैं मोलरिटी। मोलरिटी होता है नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल को आप लिख सकते हैं एन, पर यूनिट वॉल्यूम को वी करेंगे, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखिए यहां पे अब अगर आप रेट लिखेंगे यहाँ पे तो रेट इज इक्वल टू के, ठीक है। आपने बताया कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर और कंसंट्रेशन ऑफ बी, इस पे पावर 1 है, ठीक है। अब आप इसको पूरा कंप्लीट ऐसे लिखेंगे तो रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ मोल ऑफ द ए डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कंटेनर स्क्वायर, कंसंट्रेशन ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। हो गया, देखिए वॉल्यूम नीचे वी स्क्वायर, यहाँ वी है, तो इस तरह अगर आप इसको रिलेट करेंगे तो रेट जो है वो प्रोपोर्शनल टू 1 बाई वॉल्यूम का क्यूब। देखिए तो हर रिएक्शन का अलग होगा, हर एक रिएक्शन में अपना अलग फंक्शन रहेगा। जैसे इसमें था ए स्क्वायर था और बी है, तो
तो इसके चलते यहाँ नीचे में वी स्क्वायर आ गया, इसके चलते वी आया, तो 1/v² हो गया। और आप जानते हैं बॉयल्स लॉ आप पढ़े हुए हैं, P प्रोपोर्शनल टू 1/v, आप पढ़े हुए हैं। बॉयल्स लॉ, गैस लॉ सब आप पढ़े हुए हैं। वॉल्यूम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप अगर 1/वॉल्यूम क्यूब है, 1/वॉल्यूम क्यूब करिएगा तो ये प्रेशर क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह आप रेट को आप रिलेट कर सकते हैं प्रोपोर्शनल टू, देखिए यहाँ प्रोपोर्शनल टू P³ हो गया। एकदम आसान तो है। रेट वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, रेट प्रेशर पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास रेट इक्वेशन है तो खुद सॉल्व कर लेंगे आप। सो मैं एक आईडी मेन का क्वेश्चन दे देता हूँ, एक मेडिकल क्वेश्चन दे देता हूँ। सो आईडी मेन का फर्स्ट क्वेश्चन मैं प्रेजेंट करता हूँ, आप सॉल्व करिएगा। बहुत आसान है, जस्ट 1 मिनट के अंदर ऐसे सॉल्व हो जाएगा। चलिए, ये था आईडी मेन का क्वेश्चन। कितना आसान है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रेट या ऑर्डर लिखा हुआ विथ रिस्पेक्ट टू NO2 विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन 1, ये चीज गिवन है जो आप स्टेटमेंट पढ़े होंगे। सो आप ये अपना रेट इक्वेशन लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन बोला गया है कि सडनली व्हेन वॉल्यूम ऑफ सिस्टम, जो जहां पे रिएक्शन हो रहा है, रिड्यूस टू हाफ। तो मैंने फिगर बना दिया कि इनिशियल ये था और सडनली वॉल्यूम हाफ कर लीजिए। देन पूछा हुआ है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज या डिक्रीज, और कितना टाइम इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, ये पूछा जा रहा है। बहुत ज़्यादा इजी, बहुत आसान सा। मैंने अभी आपको समझाया था कि जो रेट इक्वेशन दिया हुआ है उससे अगर प्लान करेंगे, सो कि कंसंट्रेशन ऑफ NO² और कंसंट्रेशन ऑफ O2 पावर 1, ठीक है। सो रेट इक्वेशन जो हुआ वो आपको लिखना है यहाँ पे K। कंसंट्रेशन ऑफ NO का मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ NO और डिवाइड बाय वॉल्यूम स्क्वायर, नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 डिवाइड बाय वॉल्यूम। हो गया। नेक्स्ट, अगर आप सिर्फ वॉल्यूम उसमें से आपको अलग करेंगे तो रेट प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे है वॉल्यूम स्क्वायर, ये है वॉल्यूम, नीचे में 1/v³ हो गया, ये हो गया। सो अब आप देखेंगे ये है रेट इनिशियल, ऐसे ये इनिशियल रेट देख रहे हैं ऐसा। और अगर मैं रेट फाइनल करूं, अगर मैं यहाँ पे फाइनल कर लूँ, ठीक है, तो प्रोपोर्शनल टू 1/ ये वॉल्यूम रिड्यूस हो गया V/2, ठीक है। सो V/2 का क्यूब, ये बाकी आप डिवाइड कर सकते हैं। रेट इनिशियल लिख लेंगे और रेट फाइनल, ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, 2/1 कर लीजिए, आ जाएगा आंसर 2/1। सो रेट फाइनल बाय रेट इनिशियल। सो 8 चेक करेंगे, 8 टाइम आ रहा है। सो ऑप्शन में देख रहेगा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज 8 टाइम इंक्रीज किया। सो ऑप्शन में टिक करना है, जो एकदम आसान है, स्कूल के लिए क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज 8 टाइम। हो गया। एक क्वेश्चन और मैं देता हूं मेडिकल का, ये वॉल्यूम था, उसमें आप प्रेशर को यूज कर लीजिएगा। सो आता है क्वेश्चन एकदम आसान सा, स्कूल के लिए भी है ये क्वेश्चन आपका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन था ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इस क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है, ऑर्डर नहीं लिखा हुआ है कि ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू H2S
या ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन गिवन नहीं है। नहीं लिखा रहेगा तो आपको मानना है कि जो ये डाटा है 2 यही ऑर्डर में जाएगा, 1 है तो वही ऑर्डर में जाएगा। पेपर में ऐसे देना चाहिए जैसे कि आईडी मेन के क्वेश्चन में दिया हुआ था, बट अगर नहीं रहेगा आपको सेम मानना है, यही ऑर्डर आपको लेके चलना है। लेट आप यूज करेंगे कि रेट इक्वेशन जो हुआ वो इक्वल टू के, और यहाँ पे H2S पे पावर यहाँ 2 कर लेंगे, ऑक्सीजन पावर 1, ऐसे आप मान लेंगे। लेट रेट इक्वेशन ऐसा आपका। नेक्स्ट आप इसको सॉल्व करेंगे। रेट इक्वेशन इज इक्वल टू के, H2S यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ द H2S और डिवाइड बाय वॉल्यूम का स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन और डिवाइड बाय वॉल्यूम पावर 1 हो गया। नेक्स्ट सो रेट इक्वेशन के हटाइए, इसको हटाइए। प्रोपोर्शनलिटी में ये प्रोपोर्शनलिटी में 1 बाय वॉल्यूम का होल क्यूब, ये बन गया आपका, ठीक है। बट उस वॉल्यूम को हटाना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन आज प्रेशर में, प्रेशर इंक्रीजेस 3 टाइम्स प्रेशर बढ़ाना है। आप जानते हैं प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो इसको रिप्लेस करेंगे, जैसे आप हटाएंगे तो रेट ऑफ इक्वेशन जो है वो प्रोपोर्शनल टू यहां पे हो गया पी क्यू, हो गया। रेट ऑफ इक्वेशन पी क्यू हो गया। अब देखिए आपका, अब पेपर में लिखा हुआ कि प्रेशर इंक्रीज 3 टाइम। अगर फाइनल प्रेशर जो है इंक्रीज, ये लिखा हुआ इंक्रीज 3 टाइम्स, देन आप बताइए जब यहां प्रेशर 3 करिएगा, 3 पे पावर 3, 9 मल्टीप्लाई 3 27, तो ऑप्शन में देखना है। देन रेट इंक्रीजेस 27 टाइम, देन rate of reaction increases 27 times, हो गया। ये था हम लोग का। सो ये था आपका इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, कंप्लीट। एकदम छोटा सा था। नेक्स्ट हमें पढ़ना था इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। सो थर्ड, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। on rate of reaction. ठीक है, चलिए देखिए एकदम आसान सा, आप पॉइंट वाइज 1 1 2 3 पॉइंट ऐसे डिस्कस करते रहते हैं। आप कोई भी रिएक्शन का, मान लीजिए अगर आप रेट इक्वेशन लिखते हैं तो आप ऐसे लिखते हैं ये रेट और यहाँ पे रेट कांस्टेंट और यहाँ आप कंसंट्रेशन लेते हैं। कंसंट्रेशन पे पावर आप लिखते हैं n, जहाँ पे n क्या है, ऑर्डर है। देखिए अगर n 0 ना हो, ठीक है, आपको 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसे तो 0 होता है, बट इफ n नॉट 0, n नॉट नेगेटिव, अगर नेगेटिव नहीं हो, अगर 0 नहीं हो, नेगेटिव नहीं हो, अगर ये पॉजिटिव नंबर हो, n में भी फ्रैक्शन हो या n पॉजिटिव नंबर हो, अगर आप n पॉजिटिव नंबर हो या फ्रैक्शन हो बट 0 नेगेटिव नहीं, 0 रहेगा तब तो यहाँ पे कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करेगा। अगर नेगेटिव रहेगा तो कंसंट्रेशन नीचे आ जाएगा, ठीक है। सो अगर आपका n पॉजिटिव हो या फ्रैक्शन हो, तो अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे
रुकिए, जीरो पे नहीं, जीरो नहीं, जीरो रखिएगा तब तो ये कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट ही नहीं है। नेगेटिव रखिएगा तो वो रिवर्स हो जाता है, जो बहुत रेयर है। नेगेटिव तो बहुत रेयर मिलेगा आपको। सो अगर पॉजिटिव हो, पॉजिटिव ऑर्डर हो, फ्रैक्शन ऑर्डर हो, अगर ऐसा हो और कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, अगर कंसंट्रेशन बढ़ाइएगा, अगर ये कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, देन रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। वो दिख रहा है, सीधे आपको पता चल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। अगर कंसंट्रेशन ये वाला टर्म बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ये तब जब n जीरो नहीं हो, अगर जीरो हो गया तब तो आपका कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करेगा। निगेटिव रहा तो कंसंट्रेशन नीचे आ जाएगा। बट अगर पॉजिटिव, क्योंकि ये निगेटिव बहुत रेयर है, आप पढ़े थे सिर्फ एक एग्जाम्पल मिला था निगेटिव ऑर्डर में। सो ये बहुत रेयर है। बाकी जीरो रहेगा तो नो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। बट अगर पॉजिटिव है या फ्रैक्शन है, जनरली यही दोनों मिलेगा, पॉजिटिव या फ्रैक्शन, तो अगर कंसंट्रेशन बढ़ाइएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा आपका। तो वहां आप लिख लेंगे, वहां पे आप लिख लेंगे कि फॉर जीरो ऑर्डर, आप लिख लीजिए फॉर जीरो ऑर्डर, अगर जीरो ऑर्डर रहेगा, अगर जीरो ऑर्डर रहेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करेगा, जो पहले पढ़ा हुआ है। द रेट ऑफ रिएक्शन not depend on concentration, concentration of reactant। यहाँ पे ऑर्डर आप जीरो कर लेंगे, इनका वैल्यू अगर जीरो करते हैं तो यहाँ पे ये कांस्टेंट हो जाएगा, रेट तो डिपेंड ही नहीं करेगा कंसंट्रेशन पे। ये स्पेशल केस है। जनरली फॉर पॉजिटिव ऑर्डर रेट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर ये पॉजिटिव है, अगर n का वैल्यू पॉजिटिव है तो रेट इंक्रीज करेगा कंसंट्रेशन बढ़ाने पे। सो फॉर पॉजिटिव ऑर्डर, निगेटिव बहुत रेयर है, जीरो मिलेगा तो जीरो तो डिपेंड नहीं करता है कंसंट्रेशन पे। बट अगर पॉजिटिव ऑर्डर है तो रेट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्यों होता है वो भी मैं हम लोग डिस्कस करेंगे। फॉर पॉजिटिव ऑर्डर, the rate of reaction increases with increase in concentration of reactant। concentration of reactant सो अगर पॉजिटिव ऑर्डर है तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा, रेट बढ़ जाएगा आपका। चलिए क्यों बढ़ता है वो आपको सीखना है, मैकेनिज्म सीखना है कि कैसे वर्क करता है। यहाँ पे नोट कीजिए। सो आप चेक करिए, जब आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। कैसे होता है ड्राइंग्स आप देखेंगे हम लोग। फॉर पॉजिटिव ऑर्डर, ठीक है, जब आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, कंसंट्रेशन का मतलब ये रिएक्टेंट, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आप बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आपको रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है और शुरू में हाइड्रोजन ऐसा है, हाइड्रोजन इस टाइप का रहेगा। सोचिए कि हाइड्रोजन ऐसा है, ठीक है,
और आयोडीन सिंपल हमें रिएक्शन करना है हाइड्रोजन और आयोडीन का, जस्ट मैकेनिज्म समझिए ऐसे था, हाइड्रोजन एंड आयोडीन। ये अगर लो कंसंट्रेशन है, बहुत कम है, रेड डॉट बहुत कम है, ग्रीन डॉट बहुत कम है, अगर लो कंसंट्रेशन है तो लो नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कम रहेंगे, सो लो कंसंट्रेशन, लो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। और आप बताएं अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे, अगर आप बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन करेंगे, अगर हाई कंसंट्रेशन लीजिए बहुत ज़्यादा ऐसे कंसंट्रेशन बढ़ा दे रहे हैं तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएगा, ठीक है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जब नंबर यहाँ बढ़ेगा तो इफेक्टिव कोलिजन क्या होगा, बढ़ जाएगा। लास्ट क्लास भी आप पढ़े हुए थे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जब बढ़ाए थे तो रेट बढ़ा था ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। आप देखिए जैसे टेम्परेचर बढ़ाए थे स्पीड बढ़ गया था, स्पीड बढ़ा तो फास्ट कोलिजन हुआ, फास्ट कोलिजन हुआ तो ज़्यादा प्रोडक्ट बना, रेट बढ़ गया। एग्जैक्टली सेम है, यहाँ भी तो सेम है, जब आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या होगा, बढ़ जाएगा। खूब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा हो गया देखिए, और जब ढेर सारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होगा नज़दीक नज़दीक आएगा, फास्ट कोलिजन, मैक्सिमम कोलिजन होगा। और जो मैक्सिमम कोलिजन ही तो होता है जिससे आपको फाइनली प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये सेम कॉन्सेप्ट आपको लगाना है जो टेम्परेचर वाला कॉन्सेप्ट है कि व्हेन कंसंट्रेशन इंक्रीजेज, देख रहे हैं आप, कंसंट्रेशन आप बढ़ा दीजिए, खूब सारा आपका हाइड्रोजन खूब बढ़ा दीजिए, रेड कलर का हाइड्रोजन आप बढ़ा दीजिए, खूब आयोडीन आप बढ़ा देंगे, बहुत ज़्यादा आयोडीन आप यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, कंसंट्रेशन जैसे ही बढ़ाइएगा, ठीक है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इंक्रीज, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जैसे ही इंक्रीज करेगा फास्ट कोलिजन होगा, तेज कोलिजन करेगा, फास्ट कोलिजन हुआ या इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाएगा, और इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेगा रेट बढ़ जाता है आपका। सो चलिए लिखते हैं हम लोग, व्हेन कंसंट्रेशन इंक्रीजेज ठीक है, कंसंट्रेशन इंक्रीजेज, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएगा, इंक्रीजेस, सो कंसंट्रेशन जैसे बढ़ाइएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा तो ये इधर से आ रहा है कोलिजन करने के लिए, और ये इधर से आ रहा है कोलिजन करने के लिए, सो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाएगा। सो सब एक दूसरे से लिंक करना है, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीजेज, इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है, और इससे आप लिख लीजिए, अब फाइनल यहां पे लिख लेंगे, जब इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कर लीजिए, इंक्रीजेस, हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। नेक्स्ट, ये इफेक्टिव कोलिजन क्या है वो डिस्कस करते हैं हम लोग, बहुत छोटा छोटा पॉइंट है और उसी से सीखना हम लोग को। सो इफेक्टिव कोलिजन, फॉर रिएक्शन, चलिए देखते हैं, क्योंकि जब कंसंट्रेशन बढ़ाइएगा नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा तो कोलिजन बढ़ेगा, इफेक्टिव कोलिजन बढ़ता है, और जब कोलिजन बढ़ेगा ज़्यादा कोलिजन होगा, प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा आपको। अब ये इफेक्टिव कोलिजन क्या है मैं समझा दे रहा हूँ आपको। चलिए देखिए, आपका मान लीजिए छोटा सा रिएक्शन, ये रिएक्शन आप ले रहे हैं हाइड्रोजन आयोडीन, और ये आप बना रहे हैं 2HI प्रोडक्ट, 2HI ये प्रोडक्ट हो गया। अब इसमें इफेक्टिव कोलिजन सीखिए,
इफेक्टिव कोलिजन जैसे ऐसे इस तरह से बोलना है आपको कि हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हुआ और आयोडीन हुआ, तो ये रैंडम मोशन करते हुए ये और ये दोनों एक दूसरे से कोलिजन करेंगे। कोलिजन कैसा होना चाहिए इफेक्टिव कोलिजन में? देखिए ऐसे, ये हाइड्रोजन यहाँ से आया, ये हाइड्रोजन हुआ और ये हाइड्रोजन यहाँ से आया, ये ऐसा। आयोडीन यहाँ से आया और आयोडीन ऐसे, ये आयोडीन यहाँ से आएगा और इसको बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। ऐसे बोलते हैं कि दोनों सामने, तब सामने से दोनों एटम, ये इधर से आएगा और ये इधर से आएगा, ऐसे ऐसे कर लीजिए। इसको हटा भी सकते हैं, इसको भी हटा सकते हैं, इसको आप यहाँ पे बल्कि लिख सकते हैं कि यही कोलिजन जो है इफेक्टिव कोलिजन है। ठीक है, अब इफेक्टिव कोलिजन से क्या होगा तो चेक करेंगे। देखिए, सबसे पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में इफेक्टिव कोलिजन हुआ, जैसे इफेक्टिव कोलिजन हुआ उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखें, नेक्स्ट स्टेप समझिए। ये हाइड्रोजन हुआ और ये आयोडीन हुआ, ऐसे, सॉरी हाइड्रोजन, और फिर यहाँ आयोडीन हुआ और ये आयोडीन हुआ, तो इफेक्टिव कोलिजन होगा तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। ट्रांजिशन स्टेट के अंदर जो होता है बॉन्ड मेकिंग, जैसे ये दोनों लड़ने के बाद ये लोग ऐसे बॉन्ड मेक करना शुरू करेगा और बिफोर यहाँ ब्रेकिंग होगा, ये फिर से बॉन्ड ऐसे मेक करेगा, यहाँ फिर से बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो इफेक्टिव कोलिजन होने के बाद एक फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट आता है जिसके अंदर बॉन्ड मेक करेगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये साइमल्टेनियसली होता है, एकदम साइक्लिक स्टेप वे में आप चलेगा, मेकिंग ब्रेकिंग एकदम कंटिन्यूस रहेगा, ऐसे साइक्लिक फॉर्म में रहेगा। ये ट्रांजिशन स्टेट का हाई एनर्जी है, वो लेस स्टेबल होता है और ये ब्रेक करेगा, ब्रेक करके ये प्रोडक्ट बनाएगा H और यहाँ से बन गया I, ये प्रोडक्ट HI हुआ और यहाँ भी प्रोडक्ट बन गया HI प्रोडक्ट बन गया। तो यही है रिएक्शन का मैकेनिज्म जो आपको इफेक्टिव कोलिजन आपको समझना था, तो आप यहाँ नोट करेंगे। मैं मेकिंग ब्रेकिंग लिखवा दे रहा हूँ आपको, यही इफेक्टिव कोलिजन है, एकदम सामने सामने ऐसे कोलाइड करना है, कोलिजन करके ये एक ट्रांजिशन स्टेट बनाना है। आप लिखेंगे यहाँ पे TS ट्रांजिशन स्टेट, TS कर देंगे, TS को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट, और जो ट्रांजिशन स्टेट होता है ना उसका हाई एनर्जी होता है, बहुत हाई एनर्जी होता है। आप पढ़े हैं ग्राफ, तो आप सब चीज पढ़ चुके हैं, ये हाई एनर्जी। ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी हाई होगा तो वो लेस स्टेबल होगा, वो लेस स्टेबल होता है। यहां बन गया प्रोडक्ट, नाउ M क्या है? मेकिंग, B फॉर ब्रेकिंग। So, ये इफेक्टिव कोलिजन था। M जो देख रहे हैं वो है आप बॉन्ड मेकिंग, B फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग। ये इफेक्टिव कोलिजन, ग्राफिकली भी मैं दिखा दूंगा आपको। तो ये इफेक्टिव कोलिजन होता है और फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर जाएगा। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट कि जब कंसंट्रेशन बढ़ाइएगा तो ये इफेक्टिव कोलिजन होगा, और इफेक्टिव कोलिजन में ऐसे सामने से लड़ेगा और एक ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा जो बहुत हाई एनर्जी पे रहेगा, और हाई एनर्जी सिस्टम लेस स्टेबल होते हैं, वो ब्रेक कर करके ब्रेकिंग जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा, मेकिंग मेक करके फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। वो प्रोडक्ट राइट साइड हो गया, B फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग, M फॉर बॉन्ड मेकिंग। ये हुआ कंटिन्यूस, ऐसे साइक्लिक वे में चलते रहता है। इसमें लोग ये भी बोलते हैं, कई बुक में ये भी लिखा हुआ है कि जस्ट ट्रांजिशन स्टेट में इसका वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये जो वाइब्रेट करता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ना, 2 एटम है, ये वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम वो कन्वर्ट कर जाता है ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ट्रांसलेशनल वो चलना शुरू कर जाएगा। यहाँ पे कोलिजन जब होगा, कोलिजन के बाद ये जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो ट्रांसलेशनल में कन्वर्ट कर देता है। तो एक लाइन आप लिख सकते हैं, वो छोटा सा कहीं कहीं बुक में लिखा रहता है कि in effective collision
द वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम डिग्री ऑफ फ्रीडम फिजिक्स में है, जब आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आइडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ते हैं वहां आता है। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, so in effective collision the vibrational degree of freedom converted into translational degree of freedom। डिग्री ऑफ फ्रीडम ये होता है आपका, इसको ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी भी बोलते हैं, इसको ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, क्योंकि ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनने का जो कॉन्सेप्ट है ना, इनके वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ ट्रांसलेट करके वो बॉन्ड मेक और ब्रेक करते हैं, तो इसको आप ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी भी बोलते हैं। तो ये था आपका इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, कि जब आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा फॉर पॉजिटिव ऑर्डर के लिए। एक्चुअली कंसंट्रेशन बढ़ाने पे नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो इफेक्टिव कोलिजन ऐसे फ्रंट आमने सामने कोलिजन होने लगता है, और ज़्यादा कोलिजन होगा, मोर इफेक्टिव कोलिजन है, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा और फाइनली वो कन्वर्ट करके प्रोडक्ट में चला जाएगा। तो ये था इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। कई लोग बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन ये है, इनइफेक्टिव क्या है? तो इनइफेक्टिव इस टाइप का हुआ, ऐसे कोलिजन यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बनेगा, प्रोडक्ट बनने के लिए इनको इफेक्टिव कोलिजन ही करना पड़ेगा। चलिए देखिए आपका, अगर आप ऐसे कोलिजन कर रहे हैं, मान लीजिए कि हाइड्रोजन यहाँ से आया और ये हाइड्रोजन यहाँ से आया ऐसे, और यहाँ से आयोडीन आ रहा है, और ऐसे कोलिजन करेंगे आप, और ऐसे इस तरह से कोलिजन करेंगे कि ये इधर से आएगा और ये इधर से आएगा, तो ये नॉट इफेक्टिव कोलिजन, यहाँ आंसर नहीं बनेगा, आपको प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यहाँ मेकिंग ब्रेकिंग हमें सीक्वेंस में चाहिए ना, तो ये इसको आप बोलेंगे कि नॉट इफेक्टिव कोलिजन, ये नॉट इफेक्टिव कोलिजन, इसमें नो प्रोडक्ट, यहाँ प्रोडक्ट बनेगा नहीं। इफेक्टिव कोलिजन अगर रिएक्शन आपको करना है तो ये जरूरी है, ऐसे होना चाहिए, ये और आयोडीन ऐसे सामने सामने ऐसे कोलिजन होगा, तो इसको बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। ये है इफेक्टिव कोलिजन। फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ऐसे होता है कि जहां मेकिंग ब्रेकिंग सीक्वेंस में आ जाए, वो इफेक्टिव कोलिजन होता है, इसी से प्रोडक्ट बनता है। यही आप कंसंट्रेशन बढ़ाने पे यही इफेक्टिव कोलिजन बढ़ता है, तो ये है इफेक्टिव कोलिजन। इसी से फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट होता है। तो मैं इसका ग्राफिकल फॉर्म भी डिस्कस कर देता हूँ। ऐसे ग्राफ आपका सारा पढ़ा हुआ है, फिर भी हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सो ये था इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। जब कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, नाउ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, प्रोडक्ट बढ़ जाएगा आपका। सो आप यहाँ तक नोट करेंगे, मैं इसका ग्राफिकल फॉर्म बताता हूँ आपको। सो ग्राफ तो इसका पढ़ा हुआ हम लोग का, जस्ट एक बार रिपीट कर लेंगे हम लोग। एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, आप ग्राफ पढ़ना होगा तो एनर्जी ग्राफ फॉर केमिकल काइनेटिक, प्लीज उसको देख लीजिएगा। उसमें आपको 20 क्वेश्चन पूछा हुआ है और खूब अच्छा अच्छा ग्राफ मैंने पढ़ा है और सारा कंप्लीट कर दिया है मैंने, उसी का पार्ट है यहाँ पे। ठीक है, आप लिखेंगे फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन,
अगर रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, जैसे कोई रिएक्शन आप ऐसे बनाएंगे कि ए है और प्लस बी, मान लीजिए यहाँ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट सी प्लस डी है और एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज कर लीजिए, डेल्टा एच हीट इवॉल्व हो रहा है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। जब आप इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि ये रिएक्टेंट ए प्लस बी, ये रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट जो है यहाँ पे इफेक्टिव कोलिजन करेगा, ये आमने सामने आएगा और ये इफेक्टिव कोलिजन करेगा। तो आपको इफेक्टिव कोलिजन पहले करना था, हो गया आपका, ठीक है। जैसे ही इफेक्टिव कोलिजन करेगा तो यहाँ एक ए बी करके ए बी एक ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा, जैसे कि अभी HI में आपने पढ़ा था, बॉन्ड मेक करेगा, ब्रेक करेगा, तो यहाँ एक ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। इस ट्रांजिशन स्टेट का हाई एनर्जी रहेगा, वेरी हाई एनर्जी, ये ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी बहुत हाई रहेगा। वो ट्रांजिशन स्टेट ब्रेक करेगा और ब्रेक करके यहाँ प्रोडक्ट में आ जाएगा, वो प्रोडक्ट C प्लस D हो गया और प्लस डेल्टा H हो गया, ये है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट इफेक्टिव कोलिजन, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, वेरी हाई एनर्जी, और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, हीट इवॉल्व कर रहा है, ये है आपका प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट हो गया। आप पढ़े हुए हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसका अगर ग्राफिकल फॉर्म आपको दिखाना होगा तो आप ऐसे बनाएंगे, ये हर पेपर में आया भी हुआ है और आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आपका प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, टाइम, या आप एनर्जी, ऐसे आप ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्शन सब पढ़े हुए थे आप। सो इधर आप टाइम के साथ में एनर्जी का अगर आप प्लॉट करेंगे, ऐसे एनर्जी प्लॉट करना हो आपको, तो देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए आप पढ़े थे ऐसा, इस टाइप से एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये रिएक्टेंट है और ग्राफ ऐसे जाएगा, और ये है प्रोडक्ट जो आपको क्लास में पढ़ा हुआ है, ये है प्रोडक्ट C प्लस डी, रिएक्टेंट हो गया A प्लस बी, और यहाँ बनेगा ट्रांजिशन स्टेट AB, ये ट्रांजिशन स्टेट हुआ AB, और यहाँ पे आएगा आपका डेल्टा H, ये है आप डेल्टा H, यहाँ पे ये जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हुआ वो ये है, और इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। हो गया आपका, ये हम लोग पढ़े हुए हैं, ये ग्राफ नीचे गया है तो श्योर ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है। हो गया, ये था हम लोग का ग्राफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। आपको क्वेश्चन आया भी हुआ है कि अगर मान लीजिए ए बी करके नहीं, तो समझाने के लिए आपको लिया कि ये इफेक्टिव कोलिजन करना है, बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट ये होता है, आप ट्रांजिशन स्टेट यही तो है आपका कि TS आप पढ़े हुए हैं ट्रांजिशन स्टेट, और ये हाई एनर्जी वाला स्टेट है, हाई एनर्जी, और इसका एनर्जी जो है उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी पढ़ा करते थे, आप सब क्लास में पढ़े हुए हैं कि ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक का एनर्जी उसको ETH बोलते थे कि थ्रेशोल्ड एनर्जी, एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ये है, ठीक है। हाई एनर्जी है, लेस स्टेबल है, डिसोसिएट करेगा, प्रोडक्ट में आ जाएगा, ये मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट हो गया। एक्सोथर्मिक के लिए पढ़ा हुआ आपका ग्राफ, ठीक है। इसमें क्वेश्चन भी आता है पेपर में, ऐसे क्वेश्चन आता है मेडिकल क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन आपको लास्ट में एक स्लाइड बना के ऐड कर दूंगा, क्वेश्चन का सेट बना करके कि जो कुछ आया हुआ उससे वो मैं लास्ट में ऐड कर दूंगा आपको। सो क्वेश्चन ये है, अगर आपका एक रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है और यहाँ डेल्टा H है और रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक है, सो अगर आप इसका ग्राफ बनाना हो तो देखिए, अगर दो ग्राफ आप बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि है मेडिकल क्वेश्चन, मैं न्यूमेरिकल पहले पढ़ा चुका हूँ, नाउ ये एनर्जी, अगर आप बनाएंगे यहाँ पे देखिए, सो ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट, ठीक है। ये गैप जो हुआ वो गैप डेल्टा H होगी, ये है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक। और अगर आप उल्टा ग्राफ बनाएंगे, अगर ये प्रोडक्ट से रिएक्टेंट अगर बनाएंगे तो ऐसे ग्राफ चला जाएगा, ये अगर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाना हो,
सो ये होगा आपका डेल्टा एच। डेल्टा एच तो सेम ही रहेगा, डेल्टा एच सिर्फ साइन चेंज करेगा, बाकी एक्टिवेशन एनर्जी ये होगी। मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ क्या था क्वेश्चन मेडिकल का, वो मैं क्वेश्चन मेरे सामने है टेबल पे। सो क्वेश्चन ये लिखा हुआ था आपका, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिएक्टेंट, ये आप बोलेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिएक्टेंट, और इसको आप बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी फॉर प्रोडक्ट, ऐसे ये लिखा होता। तो आप बताएंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का एक्टिवेशन एनर्जी ये है, प्रोडक्ट का एक्टिवेशन एनर्जी ये है, तो कौन बड़ा कौन छोटा? आप बताइए। तो मेडिकल क्वेश्चन था, क्वेश्चन मैं लास्ट में स्लाइड बना के ऐड कर दूंगा। सो आप यहां बताएंगे कि फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखिए एक्टिवेशन एनर्जी पूछा हुआ है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, तो आप देख रहे हैं कि रिएक्टेंट का छोटा है, प्रोडक्ट का एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है आपका। तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिएक्टेंट वो ऑप्शन में टिक करना है, लेस देन एक्टिवेशन एनर्जी फॉर प्रोडक्ट। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, आप इससे पहले वाले लेक्चर से भी आप ये सब चीज़ें बना सकते हैं। ये हो गया एक्सोथर्मिक के लिए, चलिए एंडोथर्मिक के लिए पढ़ते हैं। सेवन, नेक्स्ट पॉइंट बने एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, एंडोथर्मिक फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ से भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो आईटी एडवांस में भी, मेन में भी और पीएमटी में भी, तीनों एग्जाम में पूछा हुआ है। मान लीजिए रिएक्शन है A प्लस बी और C प्लस डी और यहाँ है माइनस डेल्टा एच, ऐसा रिएक्शन है। इस टाइप का रिएक्शन ले लीजिए, ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। सेम स्टेप प्लानिंग करेंगे आप कि यहाँ पे A प्लस बी रिएक्टेंट है और मैकेनिज्म में होता है कि ये इफेक्टिव कोलिजन, जैसे ये इफेक्टिव कोलिजन होगा एक AB ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। कॉन्सेप्ट वही है, रिएक्टेड मॉलिक्यूल इफेक्टिव कोलिजन करते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बनते हैं, TS ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट फिर ब्रेक कर जाएगा, ब्रेक करके C प्लस डी प्रोडक्ट हो गया, ये बना प्रोडक्ट। प्लॉट करिए, ग्राफ बनाइए और आप ट्रांजिशन स्टेट उसमें प्लॉट करिए। आप पढ़े हुए एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक सब कुछ कंप्लीट है। ग्राफ आपको पढ़ना है तो फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, एनर्जी ग्राफ फॉर केमिकल काइनेटिक वो आप एक बार पढ़ लीजिए। खूब अच्छा ग्राफ, बहुत सारा जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं, सीखने के लिए खूब अच्छे से मैंने उसको बताया है। प्लॉट कर लेंगे यहाँ पे, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ओरिएंटेशन, टाइम, प्रोग्रेस सब लिखा जाता है यहाँ पे। ये एनर्जी है। सो आपको प्लॉट करना है एंडोथर्मिक के लिए। एंडोथर्मिक ग्राफ ऐसे आप प्लॉट करेंगे, ऐसे। यहाँ पे आप बनाएंगे C प्लस डी, यहाँ रिएक्टेंट है A प्लस बी, ये है ट्रांजिशन स्टेट AB जिसको आप ट्रांजिशन स्टेट कहना है आपको। ये है डेल्टा H का वैल्यू, मैग्नीट्यूड में रहेगा, और ये है आपका एक्टिवेशन एनर्जी। ये बताइए एक्टिवेशन एनर्जी। नाउ यहाँ पे एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा हुआ है कि फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो एक्टिवेशन एनर्जी जो देख रहे हैं यहाँ पे, एक्टिवेशन एनर्जी, और ये डेल्टा एच देख रहे हैं, तो एक्टिवेशन एनर्जी मस्ट बी मोर देन डेल्टा एच।
ये हर पेपर में, आईटी एडवांस में, मेन में, पीएमटी में, सब में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया हुआ है कि फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये हम लोग पढ़ रहे हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो एंडोथर्मिक रिएक्शन में ये ग्राफिकली आप देखेंगे, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ये डेल्टा एच है। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, मोर देन डेल्टा एच। सो डेल्टा एच से ज़्यादा रहेगा मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू मोर देन डेल्टा एच। सो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए तो ये हो गया आपका ग्राफिकल फॉर्म हो गया एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। एक दो क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, छोटा छोटा क्वेश्चन एकदम सिंपल सा। ये कंप्लीट है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन फाइनल। सो एक दो छोटे क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लीजिए। नेक्स्ट छोटा सा क्वेश्चन मैं देख रहा था कि ऐसे पूछा हुआ है, जैसे आपको मान लीजिए यहाँ पे 2 और N2O5 है और यहाँ पे ऐसे 4NO2 और O2 बैलेंस रिएक्शन, ठीक है। सो रिएक्शन नंबर 1, इसका एक्टिवेशन एनर्जी EA1 है, ठीक है, EA1, ठीक है। और रिएक्शन नंबर 2 सेम रिएक्शन है, सेम रिएक्शन, ऐसे लिखा हुआ कि N2O5 है, ठीक है। और वो ब्रेक करके यहाँ बनाया हुआ 2NO2 और प्लस हाफ O2, ये रिएक्शन है आपका। और यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी 2 है, ठीक है। रिएक्शन 1, रिएक्शन 2 पूछा जा रहा है कि इन दोनों में एक्टिवेशन एनर्जी किसका लो है, हाई है, या दोनों का एक्टिवेशन एनर्जी सेम है। आप बताएंगे आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, एक्टिवेशन एनर्जी हाई, लो या सेम। देखिए दोनों रिएक्शन तो सेम ही है, दोनों रिएक्शन सेम है, सिर्फ बैलेंसिंग में यहाँ 1 मोल है, यहाँ पे 2 मोल है। सो एक्टिवेशन एनर्जी नॉट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी आपको बोलना है कि यहाँ दोनों रिएक्शन तो सेम ही है, सेम तो रिएक्शन है आपका। सो एक्टिवेशन एनर्जी 1 और एक्टिवेशन एनर्जी 2 एग्जैक्टली सेम, दोनों सेम रहेगा। सो ये हुआ मेरा फाइनल रिजल्ट। और बोलना है कि एक्टिवेशन एनर्जी नॉट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। ऑन नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। सो नॉट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, ये होगी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन एक स्लाइड और मैं देता हूं। सेम क्वेश्चन है बट थोड़ा चेंज कर दिया गया है क्वेश्चन में ये चेंज किया गया है, बस उसको रिवर्स कर दिया पेपर में। और फिर बोला जा रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी 1 और 2 क्या अभी भी सेम रहेगा? आंसर है नो, अभी सेम नहीं रहेगा, एक्टिवेशन एनर्जी चेंज कर जाएगा। कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, चलिए चेक कर लेते हैं। आप बताइए, पहले लेफ्ट साइड आप बताएंगे कि अगर 2 मोल्स ऑफ N2O5 है और 2 मोल्स N2O5 ब्रेक कर रहा है और 4NO2 और प्लस O2 में, ये अपने से सोचना है। आप साइंस इतना पढ़ते रहते हैं, उससे खुद रिलेट करना है यहाँ पे कि ये जो एक्टिवेशन एनर्जी 1 के लिए पढ़ रहे हैं, जो फर्स्ट रिएक्शन है, ये फर्स्ट रिएक्शन क्या है? डिसोसिएशन है। यहाँ रिएक्टेंट है 2, प्रोडक्ट मिल गया 4 + 1 5। आप देख रहे हैं कि ये जो रिएक्शन है, ये आप रिएक्शन
खुद चेक करिए, ये रिएक्शन है डिसोसिएशन, ये तो डिसोसिएशन है ना डिसोसिएशन, ठीक है। डिसोसिएशन जैसे ये पेन है, इस पेन को मुझे तोड़ना है, 2 पार्ट में तोड़ना है, तो वही चीज़ तो है, इसको 2 को तोड़ करके 5 में कन्वर्ट करना है। सो ये जब 2 पार्ट में से तोड़ेंगे तो श्योर एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, यहाँ तो देना पड़ेगा, तो खुद अपने से रिलेट करना है आपको, यहाँ तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। अगर डिसोसिएट कर रहे हैं, कोई बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, वहाँ पे आप N2O5 बॉन्डिंग करेंगे, बॉन्डिंग से भी आप सीख सकते हैं। N2O5 ऐसा है, N डबल बॉन्ड O, ऐसे O पढ़ते हैं आप, और O और N डबल बॉन्ड O। जब आप N2O5 को ब्रेक करेंगे, ऐसे बीच से क्रैक करना है, ये NO2 यहाँ से क्रैक करना है, ऐसे क्रैक कर करके बनाना है। कोई भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए तो एनर्जी देना पड़ेगा, ये एनर्जी रिक्वायर्ड है, ये है एनर्जी रिक्वायर्ड हुआ। और जब एनर्जी आप दे रहे हैं तो वो रिएक्शन श्योर हो गया एंडोथर्मिक। ये रिएक्शन का जो फेज हो गया या जो कॉन्सेप्ट हुआ हीट रिक्वायर्ड में, इसको हम लोग एंडोथर्मिक बोलते हैं। और अगर ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो रिवर्स वाला एक्सोथर्मिक हो जाएगा। ये खुद सेल्फ अपने सोचना है कि इसका मतलब श्योर इस रिएक्शन का अगर एंडोथर्मिक है तो इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ ऐसे बनेगा, एंडोथर्मिक का ग्राफ तो ऐसे बनेगा। ये है एक्टिवेशन एनर्जी E1, EA1 एक्टिवेशन एनर्जी EA1 है, ऐसा एक्टिवेशन एनर्जी, ये एंडोथर्मिक के लिए हो गया, ठीक है। और दूसरा ग्राफ जब बनाएंगे, क्योंकि ये रिवर्स किया हुआ है, रिवर्स कर दिया मैंने, मोल पे तो डिपेंड नहीं करता, तो आप दूसरा जब ग्राफ बनाएंगे तो दूसरा ग्राफ श्योर ऐसे बनेगा ग्राफ। देख लीजिए, ये है एंडोथर्मिक का ग्राफ, ये है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। और दूसरा जब दूसरा ग्राफ बनाएंगे ये एक्सोथर्मिक हो जाएगा, और ये है एक्टिवेशन एनर्जी सेकेंड वाला EA2। चेक करिए, ये है एंडोथर्मिक, ऊपर तक जाएगा, और जब इसी को रिवर्स करेंगे, रिवर्स इसी रिएक्शन को जब रिवर्स करेंगे तो वो बन रहा है। अब आप देख के बताएंगे कौन बड़ा, 1 या 2, 1 बड़ा है, एक्टिवेशन एनर्जी 1 बड़ा है। सो ऐसा था एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ 1 ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ 2। एक और मैं करता हूं, आज लास्ट यहाँ पे करेंगे, एक क्वेश्चन और मैं डिस्कस कर लेता हूं, देन फाइनल। और मेरा हो भी गया है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, ये फाइनल हो गया। नेक्स्ट क्लास में इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट पढ़ा दूंगा। सो एक क्वेश्चन और। सो ये लास्ट क्वेश्चन, सो आप बताइए, एम्स का क्वेश्चन है और रिएक्शन एक जैसा लिखा हुआ है, एक जैसा प्रोडक्ट लिखा हुआ है, और बोल रहा है कि बोथ हैव सेम रेट, दोनों का रेट सेम है। और रीजन में बोला गया है कि बोथ हैव सेम एक्टिवेशन एनर्जी। ये सही है, वो सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है, ऑप्शन में लिखा हुआ था। देखिए, एक जैसा रिएक्शन, एक जैसा एकदम रिएक्शन, क्या दोनों का रेट सेम है? गलत है, ये फॉल्स है। बोथ हैव सेम रेट, फॉल्स। बोथ हैव सेम एक्टिवेशन एनर्जी, ऑफ कोर्स फॉल्स, एकदम गलत है। जब रेट ही सेम नहीं है, दोनों का रेट ही सेम नहीं होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी सेम कैसे हो सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्यों, जब एक जैसा दिख रहा है तो क्यों? वो उसके लिए आपको बॉन्डिंग में खूब एक्सपर्ट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, 100 क्वेश्चन बनाया हुआ कॉपी में, एक दो नहीं 100 क्वेश्चन। उसमें फर्स्ट स्टार्टिंग का फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। आप चलिए एक बार यहाँ पे रिपीट करेंगे। यहाँ देखिए, आप, मैं इधर दिखा रहा हूँ, CO कार्बन मोनोऑक्साइड और NO ऐसा जो हुआ, ठीक है। अगर आप इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन,
ये इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। सो आप इसके ग्रुप नंबर 4 + 6 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 10, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ग्रुप नंबर जस्ट 5 ग्रुप है और +6 और यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 11। ये सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर आप बीओ पढ़ेंगे, अगर बॉन्ड ऑर्डर पढ़ेंगे, यहाँ इसका बॉन्ड ऑर्डर लिखेंगे। अगर आप ये बॉन्ड ऑर्डर लिख रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 है और इसका बॉन्ड ऑर्डर जो था पढ़ा हुआ था 2.5। 3 बॉन्ड का मतलब आप समझ रहे हैं, 3 बॉन्ड का मतलब यहाँ पे ऐसे हो गया, ऐसे 3, ऐसे 1 लाइन, 2 लाइन ऐसे और 3 लाइन ऐसे, तीनों आइडेंटिकल लाइन हुआ। और 2.5 बॉन्ड ऑर्डर का मतलब 1 लाइन ऐसे करना है, 2 लाइन ऐसे करना है और 3rd लाइन थोड़ा सा पतला रखना है, ऐसे थोड़ा पतला रखना है। तो आप बताइए, जैसे ये मेरे पास कोई पेन है, मान लीजिए ये है बॉन्ड ऑर्डर 3, बॉन्ड ऑर्डर 3 है और ये बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो गया। एक पेन ले लिया मैंने, देखिए ये 2.5 हो गया, छोटा हो गया ना, बॉन्ड ऑर्डर 2.5, थोड़ा सा पतला बॉन्ड ले लिया मैंने, तो ये बॉन्ड ऑर्डर 2.5, ये बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, ये बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3। ये तीनों पेन ऐसे ले लिया मैंने तो बॉन्ड ऑर्डर 3, और इसको मैंने हटा दिया, ये एक छोटा सा पेन लिया ऐसे, तो ये बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2.5। कौन स्ट्रॉन्गर है भाई? ये स्ट्रॉन्गर है। 3 मोटा मोटा पेन हुआ, तीनों स्ट्रॉन्गर हुआ, इसको तोड़ना बहुत टफ है। और इसमें अगर ये एक मोटा हटा के एक पतला ऐसे पेन डाल दिया तो ये रिलेटिवली उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा वीक हो गया, थोड़ा थिकनेस कम हो गया, थोड़ा पतला हो गया उससे। सो अगर आप पढ़ेंगे सब चीज़ बॉन्ड ऑर्डर क्लियर करेंगे तो आप जानते हैं कि यहाँ रिएक्टिविटी इन दोनों में हम लोग पढ़े हुए थे कि रिएक्टिविटी जो हो जाएगा वो NO का ज़्यादा रिएक्टिव होगा CO से, ऐसे देखिए ये, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर कम है। जब बॉन्ड ऑर्डर कम रहेगा तो रिएक्टिविटी ज़्यादा रहेगा, जल्दी टूट जाएगा, फास्ट रिएक्टिव होगा वो। तो ये चीज़ें आपको बॉन्ड ऑर्डर सब पुराने टॉपिक से रिलेट करना था। ये रिएक्शन थोड़ा सा होगा, अगर आप पढ़ेंगे तो ये रिएक्शन इसके रिस्पेक्ट में ये स्लो होगा और ये रिएक्शन जो होगा वो फास्ट होगा। देखने में लग रहा है कि वो एक जैसे रिएक्टेंट, एक जैसे प्रोडक्ट, बट ऐसा नहीं है। यही तो मैंने आपको बोला था कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन नेचर ऑफ रिएक्टेंट। देखिए रिएक्टेंट के नेचर पे डिपेंड करता है, दोनों एक जैसा लगेगा, बट इसके अंदर जब बॉन्डिंग के अंदर जाइएगा, इस रिएक्टेंट का बॉन्ड आप देखेंगे, इस रिएक्टेंट का बॉन्ड देखेंगे, जब बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, MOT उसके अंदर जाएंगे तब पता चलेगा अरे ये तो 3 बॉन्ड वाला है, बॉन्ड ऑर्डर है 3 है, इसका 2.5 है, ये मोर रिएक्टिव है क्योंकि ये जल्दी टूट जाएगा, ये मोर रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है। तो ये हैव द सेम रेट, फॉल्स, क्योंकि ये स्लो होगा, ये फास्टर होगा, और हैव सेम एक्टिवेशन एनर्जी, वो भी फॉल्स, क्योंकि रेट ही जब अलग है तो एक्टिवेशन एनर्जी सेम हो ही नहीं सकता। आज के लिए इतना ही था। केमिकल काइनेटिक में इफेक्ट ऑफ प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, कंसंट्रेशन कंप्लीट हो गया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर लास्ट क्लास पढ़ लिए थे, अब बच गया इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट में क्वेश्चन भी अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, आसान। सो नेक्स्ट क्लास हम लोग इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट पढ़ेंगे।